हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वाटर पॉल्यूशन। तो देखो, वाटर पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। वाटर पॉल्यूशन का मतलब होता है द अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और biological properties of water। वाटर पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? द अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? वाटर का कलर चेंज हो जाना, उसकी ट्रांसपेरेंसी चेंज हो जाना, या उसके अंदर किसी टाइप की स्मेल आना। केमिकल मीन्स उसके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हो, उनका ऐड हो जाना। और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स उसके अंदर किसी माइक्रोब्स या किसी एल्गी, फंजाई का ऐड हो जाना। वो उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज का चेंज होना है। ठीक है, तो पॉल्यूशन का मतलब सिंपली किसी भी एयर, वाटर या सॉइल जो है उसकी फिजिकल और केमिकल या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी का चेंज होना। ठीक है, तो वाटर पॉल्यूशन की बात करेंगे तो वाटर के ये तीनों एस्पेक्ट्स जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, हम छोटी क्लासेस में वैसे भी वाटर पॉल्यूशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं कि जो वाटर पॉल्यूशन होता है वो उसके क्या क्या कारण होते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं। वैसे ये जरूरी नहीं है, यहाँ पर और भी बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, लेकिन हम एक बार देख लेते हैं कॉज इसके। सबसे पहला, सीवेज वाटर ऐड अगर हो रहा है, सीवेज डिस्पोज ऑफ हो रहा है किसी वाटर बॉडी के अंदर, तो उस वाटर को पोल्यूट करेंगे। नेक्स्ट है, अगर कोई केमिकल्स मतलब फर्टिलाइजर्स या फिर कोई हर्बिसाइड्स ऐड हो रहे हैं तो वाटर पोल्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी फैक्ट्री का इफ्लुएंट अगर आ रहा है, अगर फैक्ट्री का इफ्लुएंट किसी वाटर बॉडी के अंदर आएगा तो वो वाटर बॉडी पोल्यूट होगी। ठीक है, मेनली यही होते हैं। इसके अलावे थोड़े बहुत और होते हैं, जैसे ऑयल स्पिल है, ऑयल लीक हो रहा है, या फिर जैसे कोई हम क्या बात करते हैं, जैसे रिलीजियस मीनिंग। गंगा नदी जो है वो क्यों पोल्यूट हो रही है? क्योंकि वहां पर लोग जो अपने धार्मिक उससे जोड़ते हैं, तो वहां पर लोग पता नहीं क्या क्या बहाकर आते हैं, विसर्जित करके आते हैं, तो उससे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है वाटर बॉडीज का। ठीक है, तो ये तो है मोटे तौर पर हमारे जो कॉज हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर, अगर डोमेस्टिक सीवेज आ रहा है तो वो क्या करेगा। ठीक है, मान लो वाटर बॉडी का हम ये एक ग्राफ बनाते हैं। इस पे हम ये बताते हैं कि जो कंसंट्रेशन है वो ऑक्सीजन की, भाई डिजोल्व्ड ऑक्सीजन अगर वाटर के अंदर रहेगी तो वो वाटर जो होगा वो नॉर्मली सही रहेगा। मतलब अगर 0.8 mg पर लीटर वाटर के अंदर अगर होगी, पर ml के अंदर अगर होगी, तो हम उसको मतलब पोल्यूटेड कैटेगरी में मानते हैं। अगर 4 mg हो गई ये लेवल, तो वो मोस्ट पोल्यूटेड वाटर होगा। ठीक है, तो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा होनी चाहिए वाटर की, तभी वो वाटर जो होगा वो क्लीन वाटर कहलाएगा। ठीक है, अब एक टर्म आती है बीओडी। बीओडी का मतलब क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब किसी वाटर बॉडी के अंदर अगर ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर, तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट होंगे, ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट अगर आएंगे किसी वाटर बॉडी के अंदर, तो वहां पर जो ऑर्गेनिक वेस्ट होंगे उनको डिकम्पोज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिएगा उसको बोलेंगे बीओडी। ठीक है, तो जैसे ही सीवेज आएगा ये जो बीओडी होगी वो बढ़ जाएगी।
ठीक है, और डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होगी वो कम हो जाएगी। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे भाई, आपकी एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक ग्राफ ऐसा है, ये वाला। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे ही यहाँ सीवेज आएगा, सीवेज आया है तो क्या होगा, यहाँ पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों टाइप के वेस्ट आएंगे। तो जैसे ही ऑर्गेनिक वेस्ट आएंगे वैसे ही जो बीओडी होगी वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और जब कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाएगा तो बीओडी कम हो जाएगी और यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। मतलब सीवेज यहाँ पर आया है तो क्या होगा, बीओडी ज्यादा होगी और ऑक्सीजन कम होगी। जैसे ही जो डिकम्पोजिशन है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो जो ऑक्सीजन होगी वो अब क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ जाएगी और जो बीओडी होगी वो क्या होगी, हाँ ये कम हो जाएगी बीओडी, ठीक है। तो जब सीवेज आएगा तो वहां पर बीओडी लेवल जो होगा वो हायर होगा क्योंकि वहां पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। तो जो बीओडी होता है, अगर किसी वाटर बॉडी का बीओडी ज्यादा है, या फिर एक टर्म और आती है इसमें सीओडी। सीओडी मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये तो होगा सिर्फ ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए, और यहाँ पर ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक दोनों टाइप के वेस्ट को डिकम्पोज किया जाएगा बाय द एडिंग ऑफ केमिकल्स, और यहाँ पर माइक्रोब्स की हेल्प से ऑर्गेनिक वेस्ट को कंट्रोल किया जाएगा। तो जिस भी वाटर बॉडी की बीओडी और सीओडी ज्यादा होगी उसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा होंगे तो वो वाटर बॉडी बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड होगी, ठीक है। हो गया। इसके बाद क्या होगा, ये आ गया, क्लियर हो गया ये कि जो ब्लू वाला है वो क्या है, ऑक्सीजन का है, और जो ब्लैक वाला है वो बीओडी का है। बीओडी पहले कम थी, बाद में भी कम रहेगी। जब सीवेज डिस्पोज होगा तब बीओडी ज्यादा होगी, जबकि ऑक्सीजन जो होगी पहले भी ज्यादा थी, बाद में भी ज्यादा रहेगी। लेकिन जब सीवेज आएगा तो जो ऑक्सीजन का लेवल होगा वो एक बार डाउन जाएगा, ठीक है। इसके बाद जैसे ही ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट आएंगे तो उससे क्या होता है, उससे एक प्रॉब्लम होती है एल्गल ब्लूम। जैसे ही न्यूट्रिएंट्स आएंगे ऑर्गेनिक या आप इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी कह सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इनमें मेनली होंगे फॉस्फोरस, कैल्शियम या नाइट्रेट, मेनली नाइट्रेट और फॉस्फोरस होंगे। तो जैसे ही ऑर्गेनिक वेस्ट यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा, पूरी वाटर बॉडी के अंदर जो प्लैंक्टॉन्स होंगे, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, प्लैंक्टोनिक ग्रोथ जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से पूरी वाटर बॉडी के ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर आ जाएगी। और ये जो ग्रीन कलर की लेयर होगी ये क्या करेगी, ऊपर से जो सनलाइट आ रही है उसको कट कर देगी और जो ऑक्सीजन है उसका लेवल को बिल्कुल डाउन कर देगी, जिसकी वजह से जो फ्लोटिंग प्लांट्स होंगे वो खत्म हो जाएंगे उस वाटर बॉडी के अंदर, और जो एनिमल्स होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे। जैसे ही प्लांट्स और एनिमल्स खत्म होंगे जो ऑर्गेनिक वेस्ट होगा अब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम के कारण कई सारे ऐसे वीड्स जो होते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में वेजिटेटिवली प्रोपागेट कर जाते हैं और पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लेते हैं, और उनमें एक है वाटर हाइसिंथ या टेरर ऑफ बंगाल जिसको बोलते हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम आएगी इसमें यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, नेचुरल एजिंग ऑफ वाटर बॉडी। किसी भी वाटर बॉडी की नेचुरल एजिंग होना, मतलब 50-100 साल में जो वाटर बॉडी होगी, अगर वो वाटर बॉडी के अंदर क्या हो, धीरे धीरे जो
जो वाटर है उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाए। नॉर्मली क्या होता है कि जो वाटर होता है, स्टार्टिंग में जो वाटर होगा वो थोड़ा सा कोल्ड होगा और ट्रांसपेरेंट होगा। लेकिन जैसे ही इसकी एजिंग होगी, एजिंग के बाद क्या होगा, ये थोड़ा सा वार्म हो जाएगा और इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होगी अगर नेचुरल हो रही है, इसमें ह्यूमंस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। और अगर ये यूट्रोफिकेशन मतलब नॉर्मली तो चल रही है, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। दूसरी टर्म इसके साथ एक रिलेट होती है, एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। एक्सेलरेटेड में क्या होगा, एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन में क्या होगा, फॉस्फोरस और नाइट्रेट्स, अगर वाटर बॉडी के अंदर इंक्रीज हो रहा है फॉस्फोरस और नाइट्रेट्स का अमाउंट, या नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का अमाउंट अगर इंक्रीज हो रहा है, तो जो वाटर बॉडी की जो यूट्रोफिकेशन जो हो रही थी वो बहुत हाई स्पीडली होने लग जाएगी। इसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। और जैसे ही एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन होगी वैसे ही एल्गल ब्लूम की प्रोसेस अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यूट्रोफिकेशन मतलब किसी वाटर बॉडी की नेचुरल प्रॉपर्टीज के अंदर अगर चेंज हो रहा है तो वो नेचुरल है यूट्रोफिकेशन। अगर उसके अंदर हमने सीवेज डिस्पोज कर दिया या हमने कोई कूड़ा कचरा डाल दिया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट डाल दिए, तो उसकी वजह से जो यूट्रोफिकेशन होगी वो बहुत स्पीड अप हो जाएगी और इस प्रोसेस को बोलेंगे एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद एक और प्रॉब्लम आती है, क्या, बायोमैग्निफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूट्रोफिकेशन और बायोमैग्निफिकेशन, इन पे क्वेश्चन आता है बोर्ड में। बायोमैग्निफिकेशन क्या है, द डिपोजिशन ऑफ pollutants in the tissues of organisms at successive trophic levels। मतलब हम किसी जो वाटर के अंदर जो फूड चेन चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो वाटर के अंदर कौन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, उसके बाद होते हैं जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन को कौन खाएगा, स्मॉल फिश, स्मॉल फिश को लार्ज फिश, और इनको खाएंगे बर्ड्स। तो क्या होगा, मान लो इस वाटर बॉडी के अंदर कोई पॉल्यूटेंट आ गया, डीडीटी। डीडीटी का एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे उनके अंदर जो डीडीटी होगी वो 0.003 मिलीग्राम होगी। उसके बाद यहाँ पर 0.003, जबकि जो जूप्लैंक्टन्स होंगे उनके अंदर 0.4, मतलब इनसे ज्यादा बढ़ती जा रही है। हर एक ट्रॉफिक लेवल पर जो पॉल्यूटेंट होगा वो ऑर्गेनिज्म के टिश्यू के अंदर इकट्ठा होता जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो स्मॉल फिश होंगी उनके अंदर 0.5, मतलब इससे और भी ज्यादा हो गया। उसके बाद जो क्या होंगी, लार्ज फिश जो होंगी उनके अंदर 2 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ये पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। और जो बर्ड्स होंगे उनके अंदर लगभग
25 पार्ट्स पर मिलियन जो डीडीटी होगी वो एक्यूमुलेट हो जाएगी। तो क्या होगा, इनके ऊपर इतना असर नहीं दिखेगा, लेकिन क्या था, जो बर्ड्स थे उनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही थी। और वो क्यों? क्योंकि ये जो डीडीटी थी ये क्या करती थी, जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है उसको अफेक्ट कर रही थी। अब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म अगर अफेक्ट होगा तो बर्ड्स के जो एग होंगे, उन एग की जो शेल होती है, बाहर वाली जो आउटर लेयर होती है, वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। अब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो रहा है तो जो एग थे वो हेचिंग होने से पहले ही ब्रेक हो जाते थे, जिस वजह से बर्ड्स की पॉपुलेशन बहुत ही कम हो गई थी। और यही कारण है कि जो डीडीटी है वो बैन कर दी गई थी। अदरवाइज पहले मेन पेस्टिसाइड की तरह डीडीटी यूज होती थी, लेकिन अब डीडीटी पर फुली बैन है। डीडीटी को आप अपने फील्ड्स में या अपने नॉर्मल यूज में आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो डीडीटी इंडिया के अंदर बैन क्यों हुई थी? बायो मैग्निफिकेशन के कारण, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पर क्या देखना है कि वाटर जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको हम ट्रीट कैसे करें। वाटर पॉल्यूशन का जो ट्रीटमेंट है वो हम करेंगे 3 लेवल पर। सबसे पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, सेटल करवाएंगे वाटर को, जिसकी वजह से जो वाटर होगा उसके अंदर जो सॉलिड इम्प्योरिटीज होंगी वो रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। अब क्या होगा, जो मतलब सेटलिंग होने के बाद जो सॉलिड वेस्ट होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, और सॉलिड वेस्ट यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे। और क्या होगा, जो ये होगी हमारे जैसे फ्लोटिंग हो गई, फ्लोटिंग जो वेस्ट थे वो रिमूव होंगे यहाँ पर। उसके बाद जो माइक्रोब्स ट्रीटमेंट है वो हम सेकेंडरी में करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो होगा वो एक फिजिकल प्रोसेस होगा, फिजिकल प्रोसेस होगी ये, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करेंगे। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या किया जाएगा, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होंगे उनको डीकम्पोज किया जाएगा बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया और फंजाई को यूज किया जाएगा यहाँ पर, और जो ऑर्गेनिक वेस्ट होंगे उनको रिमूव किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा टर्शियरी। टर्शरी में क्या किया जाएगा, क्लोरीनेशन और यूवी ट्रीटमेंट किया जाएगा, ठीक है। जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ट्रीटमेंट होंगे इनमें हैवी मेटल्स जो होंगी वो या फिर जो पॉल्यूटेंट्स होंगे लाइक डीडीटी ये रिमूव नहीं होते हैं, तो इनके लिए फर्दर एक प्रोसेस की जाएगी डीडीटी और हैवी मेटल्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है। प्राइमरी में सिर्फ मतलब फिजिकल प्रोसेस होगी, उसको बड़े बड़े टैंक्स के अंदर सेडिमेंटेशन या सेटलिंग करवाई जाएगी ताकि जो मिट्टी है, पेबल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। पेबल्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, मिट्टी जो होगी वो नीचे बैठ जाएगी, और जो प्लास्टिक या पॉलीथीन ऐसा सॉलिड कचरा होगा वो ऊपर तैर कर आ जाएगा, उसको रिमूव कर लिया जाएगा। सेकेंडरी में क्या होगा, माइक्रोब्स डाले जाएंगे जो ऑर्गेनिक वेस्ट को रिमूव कर देंगे और बीओडी को डाउन ले आएंगे। और टर्शरी ट्रीटमेंट में क्लोरीन ट्रीटमेंट दिया जाएगा या यूवी ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो सॉल्ट्स होंगे या जो आयंस होंगे वो रिमूव किए जाएंगे। इसके बाद डीडीटी, मरकरी, इन सब के लिए एक अलग से ट्रीटमेंट किया जाएगा टर्शरी के बाद, ठीक है। वैसे नॉर्मली उसको हम टर्शरी के अंदर ही इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसके बारे में हमें एक केस स्टडी और पढ़नी है। केस स्टडी थी
आर्केटा के अंदर ये केस स्टडी जो होती है वो उन पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये हमने जरूर करनी है। केस स्टडी कहां पर की गई? आर्केटा में। कहां पर है ये? कैलिफोर्निया में। क्या है, वहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर जो था वो पॉल्यूट हो रहा था, तो वहां के लोकल पीपल्स ने क्या किया, बायोलॉजिस्ट की हेल्प से वहां का भाई एक नॉर्मली एक बार जो सेटलिंग होती है, सेडिमेंटेशन होती है, उससे एक बार वाटर प्यूरिफाई कर दिया, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट थे। तो क्या किया गया, वहां पर कुछ प्लांट्स, कुछ एल्गीज ऐसी लगाई गई 60 हेक्टेयर के एरिया में। 60 हेक्टेयर के एरिया में प्लांट्स, एल्गी, ये सब वहां पर लगाए गए। अब वाटर को उनके थ्रू पास किया जाता था और माइक्रोब्स। तो वाटर को जब इस 60 हेक्टेयर के बेड में से पास किया जाता था, तो क्या होता था, वहां पर जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट थे वो रिमूव हो जाते थे। ठीक है, तो वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ये एक मार्शलैंड लगाया 60 हेक्टेयर्स में, जहां पर कुछ प्लांट्स, एल्गी और माइक्रोब्स को, ये कोई नॉर्मली प्लांट एल्गी नहीं थे, ये स्पेशलाइज्ड थे जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद प्लांट जो वाटर था हमारा, उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद यहाँ इस वाले मार्शलैंड से गुजारा गया, तो वहां से नॉर्मली 90% जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट थे वो खत्म हो रहे थे। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। इससे पहले एयर पोल्यूशन के बारे में हमने एक केस स्टडी पढ़ी थी दिल्ली की। ठीक है, दिल्ली में सीएनजी का जो यूज था उसको बढ़ाया गया था ताकि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो ये हमारा वाटर पोल्यूशन के बारे में है। इससे आगे हम सॉइल पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन करेंगे। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।